नमस्कार। जैसे कि हम अपने YouTube चैनल पे आ चुके हैं पंडित मदन मोहन मालवीय पब्लिक स्कूल पे। हमने अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था अवतल दर्पण और उसके गोलीय दर्पण की परिभाषाएं। इसके बाद आता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह परिपाटी कैसे समझते हैं हम। चिन्ह परिपाटी में जैसे आपको पता होगा, चिन्ह परिपाटी में चतुर्थांश के बारे में 9th में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, या फिर नहीं पढ़ा तो देख लो। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं क्या, वाई डैश। ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाएं आने वाली जितनी संख्याएं होती कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु से ऊपर आने वाली जितनी भी संख्याएं होती कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु से बाएं आने वाली जितनी भी संख्याएं होती है कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और मूल बिंदु से नीचे आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक, क्लियर। सेम टू सेम इसी मेथड पे हम पढ़ेंगे अपने उसमें चिन्ह परिपाटी। जैसे मैंने मान लिया कोई दर्पण, ये क्या था, गोली, किसी खोखले गोले का क्या था, टुकड़ा था। इसको किसी लाल ऑक्साइड अथवा कलई का क्या लगा दिया, पेंट लगा दिया। पेंट लगाने के बाद इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया, परावर्तक पृष्ठ कर दिया। अब ये बताओ ये है कौन सा दर्पण। इसका देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो अंदर की तरफ दबा हुआ तो जाहिर सी बात कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये होता है ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ये होता है वस्तु। ठीक, ये ध्रुव से ऊपर आने वाली जितनी भी दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ध्रुव से नीचे आने वाली जितनी भी दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ध्रुव से दाएं आने वाली जितनी भी दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ध्रुव से बाएं आने वाली जितनी दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ठीक, जो अब मैं बताऊं वस्तु से दर्पण, तो वस्तु से दर्पण की बीच की दूरी, दर्पण की बीच की दूरी, वस्तु से दर्पण की बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। ठीक, अब दर्पण प्रतिबिंब से दर्पण की बीच की दूरी, दर्पण की बीच की दूरी, दर्पण की बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। और मुख्य फोकस से दर्पण की बीच की दूरी, दर्पण की बीच की दूरी, दर्पण की बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है, f से लिखा जाता है। अब सुनो, जो u होता है, देखो u हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां पर लिख लेते हैं अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में u ऑलवेज क्या, निगेटिव। उत्तल दर्पण में भी u हमेशा कैसा होता है, निगेटिव। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि दर्पण के हमेशा सामने वस्तु को रखते हैं। क्या रखते हैं, हमेशा सामने। और सामने मतलब क्या, हमेशा बाएं साइड रखेंगे। और मैंने बताया था दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, u से। और ये बाएं साइड है तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं। लेकिन जो v होता है, v इसलिए निगेटिव हो जाता है क्योंकि ये सेम दर्पण के सामने ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन v जो है उत्तल दर्पण में कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, f निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण में दर्पण के सामने मतलब बाएं तरफ होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है दर्पण के किस साइड होता है, पीछे मतलब दाएं साइड होता है। तो फोकस दूरी क्या हुआ, धनात्मक। ठीक, तो
अवतल दर्पण में यू वी एफ हमेशा क्या होगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में यू को छोड़कर वी और एफ क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। क्लियर। यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी, वी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, एफ क्या होता है, दर्पण से मुख्य फोकस की बीच की दूरी। क्लियर। फिर इसके बाद आता है क्या नाम है हमारा, रेखीय आवर्धन। देख लो, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, देखो मैंने कोई दर्पण ले लिया, कोई भी दर्पण, अवतल उत्तल कोई भी दर्पण ले लेते हैं, ये मैंने वस्तु मान लिया, इस वस्तु की लंबाई को क्या माना, h, और यहाँ पर जो वस्तु कोई प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई को मैंने मान लिया h डैश। ऐसे गया, ये कहाँ से होकर गया, मुख्य फोकस से, ये कहाँ से होकर गया, दर्पण से। तो यहाँ पर जो इसकी बीच की दूरी लंबाई बनी, ये प्रतिबिंब बना, इसकी लंबाई को मैंने मान लिया h डैश। क्लियर। तो हम रेखीय आवर्धन कहेंगे किसे, किसी वस्तु के, ये देखो ये प्रतिबिंब बना ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश बटे क्या होगा, h। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को क्या माना है, h डैश, और वस्तु की लंबाई को h। h डैश जो बराबर होता है माइनस v अपॉन यू होता है, क्या होता है, माइनस v अपॉन यू। अगर m का मान निगेटिव आ जाता है, कैसा आ जाता है, निगेटिव, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक। लेकिन m का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव, जो प्रतिबिंब बनेगा अब वो कैसा बनेगा, आभासी। ठीक, तो दिमाग में बैठा लो, अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वास्तविक, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। अगर m का मान ऋणात्मक आएगा तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन m का मान अगर धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये आता है डिफिनेशन लिखने के लिए, मैं बता दे रहा हूँ पहले बोर्ड में। इसके बाद आता है क्या नाम है, एफ आर भी में संबंध। एफ आर में क्या होता है, संबंध। एफ और आर जो होता है, जो एफ होता है मतलब जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या फिर जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, लगा सकते हैं। तो एफ और आर में क्या संबंध है, एफ मतलब फोकस दूरी, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। एफ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। फिर से एक बार, तो रेखीय आवर्धन किससे कहते हैं, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर h डैश बटे h होता है, या फिर माइनस v अपॉन यू होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का जो रेखीय आवर्धन होता है अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर m का मान धनात्मक आ जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब आता है फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या फिर जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या, दाढ़ी बनाने में। ठीक, और कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कहाँ पर जानते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो आँख कान नाक आदि अंगों की जांच के लिए, आदि अंगों की जांच के लिए
जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा होता है शीशा देखने के लिए भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शीशा देखने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, दाढ़ी बनाने में। दूसरा, डॉक्टर आँख, कान, नाक आदि की जांच करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा, शीशा देखने के लिए भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर आता है चौथा, फिर आता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग आप तो पहले देखेंगे साइड मिरर में किया जाता है। वाहनों में किस में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में क्या किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में भी किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर आता है, फिर से देखो, सबसे पहले देखो फिर चिन्ह परपाटी क्या है। चिन्ह परपाटी अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यू। और प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी v। और फोकस से, मुख्य फोकस से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी में अब इसके बाद आता है जो u होता है, दोनों दर्पणों में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन ये जो होता है v, अवतल में उत्तल में तो धनात्मक, लेकिन अवतल में क्या होता है? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होगा? अवतल में तो ऋणात्मक, लेकिन उत्तल में क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर है? फिर इससे देखेंगे, इसके बाद आता है क्या? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर h' होता है या फिर -v/u होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इस साइड दर्पण के किस साइड बनता है? बाएं साइड बनता है। बाएं साइड कभी भी बनेगा तो हमेशा कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक की कंडीशन क्या बताती है? वास्तविक बनाती है। तो और किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर धनात्मक आएगा, किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन अगर धनात्मक आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्लियर? अब आता है F और R में संबंध क्या होता है? किसी वस्तु की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। क्लियर? फिर आता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में का उपयोग क्या क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक आदि की जांच करने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग शीशा देखने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। अब आता है हमारा अवतल दर्पण में FUV में संबंध। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में आपका 7 नंबर का फिक्स है। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला आपका 3 नंबर का फिक्स है। 3 नंबर चाहे 2 नंबर का कंफर्म है आएगा। ठीक है? तो ये वाला अब हम इसको समझ लिए हैं। अब हम समझेंगे अवतल दर्पण में FUV में संबंध। FUV में संबंध क्या क्या होता है ये हम क्या करेंगे? देखेंगे। देखिए, मिटा देते हैं। ठीक, तो हम अब सीखेंगे अवतल दर्पण में FUV में संबंध। ये CBSE वाले भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। CBSE का भी लेवल इसी में पढ़ा दे रहा हूं मैं। तो द रिलेशन बिटवीन FUV in concave mirror. ओके,
अब इसके बाद देखिए, चलिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। बना लिया ये अवतल दर्पण को, क्या अब पता चला कि नहीं अवतल दर्पण बना। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव। इसके सामने क्या रख दिया, एक वस्तु। वस्तु क्या है, ए और बी। दर्पण से क्या किया, प्रतिबिंब टकराया। और यहाँ पर देखो, ये वक्रता केंद्र होता है और ये क्या होता है, मुख्य फोकस। और जब ये वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, हमेशा कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर क्या करती हैं, जाती हैं। और जो दूसरी किरण होती है वक्रता केंद्र से तो जाती है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु कहाँ का बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। और जो कि यहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पर चलो इसी के समांतर मैंने एक लाइन खींच दी, इसको मैंने माना m और इसको मैंने माना n। इस मिरर का नाम दे दिया m1 और इस मिरर का नाम दे दिया m2। क्लियर है। तो चलिए हम इसको लिखेंगे कैसे। माना मैंने एक अवतल दर्पण m1 व m2 लिया, जिसका मुख्य ध्रुव क्या है, कैपिटल P, तथा ध्रुव दर्पण के सामने एक वस्तु क्या रखी गई है, AB रखी गई है, तथा दर्पण का जो वक्रता केंद्र है कैपिटल C और मुख्य फोकस क्या है, कैपिटल F। अब दर्पण से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से तो टकराती है, लेकिन कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। फिर जो दूसरी वाली किरण होती है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या करती है, वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और जहाँ पर बनता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो ए डैश बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। फिर से एक बार देख लो। मैंने माना m1 व m2 दर्पण एक दर्पण है, अवतल दर्पण। मैंने माना एक अवतल दर्पण m1 व m2 है, जिसका मध्य ध्रुव क्या है, कैपिटल P। दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु रखी गई है तथा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो कि वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। अब हम देखेंगे क्या नाम है, ये वाला त्रिभुज ले सकते, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C में इसमें समकोणिक अनुपात लगाएंगे। मतलब ये वाली जो भुजा होगी इस वाली भुजा का अनुपात तथा ये वाली जो भुजा होगी इस वाली भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। तो AB बटे क्या होगा, A डैश B डैश बराबर होगा BC बटे क्या होगा, B डैश C। कौन सा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समकोणिक नियम से, किसके नियम से, समकोणिक नियम से। अब इसके बाद देखो, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार ये वाला भी तो एक त्रिभुज बना रहा है। देखिए MNF और B डैश A डैश F, ये भी तो एक त्रिभुज बना रहा है, इसमें भी समकोणिक अनुपात लगेगा। तो त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में। क्लियर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो MN बटे A डैश B डैश बराबर FN बटे B डैश F। चूंकि जो MN है, MN वो बराबर है किसके, AB के, क्योंकि इसी के तो समांतर रेखा खींची गई है।
जब ए बी के बराबर है तो इसकी जगह मैं ए बी बटे ए डैश बी डैश नहीं लिख सकता। ए डैश क्या बी डैश बराबर होगा एफ एन बटे क्या बी डैश एफ के। क्लियर है? तो समीकरण किससे? एक से। समीकरण हम एक से देखेंगे, समीकरण एक से देखेंगे। देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान बी सी बटे बी डैश सी है ना, तो यहाँ पर लिख लो बी सी बटे क्या बी डैश सी बराबर होगा एफ एन बटे क्या बी डैश एफ। चूंकि जो एफ एन है, चूंकि एफ एन जो है वो लगभग किसके बराबर है? ये जो एन बिंदु है लगभग पी के पास है कि नहीं, तो जो एफ एन होगा वो एफ पी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर। तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो बी सी बटे क्या हुआ बी डैश सी बराबर हुआ एफ पी बटे क्या बी डैश एफ। क्लियर है? अब चूंकि हमको बी सी का मान, तो इतने का तो मान तुमको पता नहीं है, तो बी सी का मान निकालो। अगर मैं पी बी में से पी सी को क्या करूं? घटा दूं। पी बी में से पी सी को घटा दूं, इतना भाग घटा दूंगा, इतना ही तो भाग मिलेगा। ठीक, तो बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं? बी सी को मैं पी बी माइनस पी सी नहीं लिख सकता। ठीक, उसी प्रकार से बी डैश सी को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं पी सी में से इतना भाग घटा दूं पी बी डैश, तो इतना ही तो भाग मिलेगा जो कि बी डैश सी रहा होगा, तो यही घटाएंगे इसमें। तो पी सी में से क्या घटा दिया? पी बी डैश। क्लियर? और आपको ये भी पता होगा बी डैश एफ भी ऐसे करेंगे इसी प्रकार। बी डैश एफ, अगर मैं पी बी डैश में से पी एफ का मान घटा दूं तो हमारा बी डैश एफ आ जाएगा कि नहीं? तो पी बी डैश में से क्या घटा दिया? पी एफ। और ये भी पता है पी एफ का मान जो है वो क्या है आपको? एफ, पी एफ का मान क्या है? 2r है कि नहीं? पी एफ का मान, सॉरी, पी एफ का जो मान है वो एफ है। क्या है? क्यों? क्योंकि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है, तो कि ये क्या हुआ? एफ। ठीक, इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं। अब देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, अब बी सी को जो पी बी माइनस पी सी है, पी बी की बीच की दूरी क्यों किससे लिखते हैं? यू से। क्यों? क्योंकि दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी को यू कहते हैं, जो कि यह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में यू हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है कि नहीं? अब आया क्या? पी सी। पी सी जो है, देखो पी सी ध्रुव से एक वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर। आर बराबर क्या होता है? 2f, जो कि ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है? ऋणात्मक, तो इसको ऋणात्मक कर दिया। फिर क्लियर है? फिर आ गया पी बी डैश। क्या आ गया? पी बी डैश। पी बी डैश बराबर क्या होगा? मैंने बोला था प्रतिबिंब से ध्रुव की बीच की दूरी या फिर दर्पण की बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? वी से। जो चूंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होने के कारण ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया कि नहीं? अब पी एफ, मैंने बोला था वस्तु से सॉरी ध्रुव से मुख्य फोकस की बीच की दूरी, फोकस दूरी, तो ये एफ हुआ, जो कि अवतल दर्पण है, तो जाहिर बात क्या हुआ? ऋणात्मक। अब इसकी वैल्यू इसी में रख दो। बी सी का मान क्या है? पी बी माइनस पी सी बटे, फिर क्या बी डैश सी का मान क्या है? पी सी माइनस पी बी डैश बराबर है एफ पी का मान चाहे लिखो चाहे पी एफ लिखो, इसका तो मान पता है, लेकिन पी बी डैश एफ का मान नहीं पता है, तो पी बी डैश माइनस क्या हो गया? पी एफ। क्लियर है? पी बी का मान क्या है? माइनस यू है, और ये माइनस हुआ। पी सी का मान क्या है? माइनस 2f बटे पी सी का मान माइनस 2f माइनस पी बी डैश का मान माइनस v बराबर पी एफ का मान क्या है? माइनस एफ पूरे का बटा पी बी डैश का मान क्या है? माइनस v माइनस ये क्या हो गया? माइनस एफ। क्लियर? इसको एक काम करो, इसको पहले हल कर लो, तो u हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस एफ 2f बटे ये माइनस 2f माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस v बराबर माइनस एफ बटे
माइनस v माइनस माइनस क्या हो गया प्लस f। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तिर्यक गुणा कर लो तो ये u प्लस 2f, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट माइनस v प्लस f, ये बराबर हो गया माइनस f माइनस 2f प्लस क्या हो गया v। क्लियर है। चलिए देखो u का गुणा माइनस v से हुआ तो क्या होगा माइनस uv, u का गुणा जब f से हुआ तो क्या हो गया uf प्लस 2f का गुणा जब माइनस v से हुआ तो माइनस और माइनस माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस 2fv। 2f का गुणा जब से हुआ तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस का गुणा जब इससे हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2f v और माइनस का गुणा इससे हुआ तो माइनस माइनस f, सॉरी b कैसे होगा 2f स्क्वायर, क्योंकि f का गुणा f से हुआ तो 2f स्क्वायर ही तो होगा। ठीक, अब देखो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हुआ कट गया, बचा क्या क्या है देखो माइनस u भी बचा प्लस क्या बचा uf बचा माइनस 2fv बचा बराबर क्या हो गया माइनस fv। इसको उठाओ इधर कर दो तो माइनस uv प्लस uf बराबर क्या हो गया 2f, क्यों क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा v माइनस ये fv था ही, तो माइनस uv प्लस क्या हो गया 2f प्लस बराबर अब 2fv में से जब माइनस fv जाएगा तो बचेगा क्या fv बचेगा कि नहीं, इसको उठाओ इधर कर दो तो ये uf बराबर fv प्लस क्या हो गया uv। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखो एक गलती हो गई हम लोगों को, यहाँ पर ये माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, फिर जब माइनस का गुणा ये माइनस था, माइनस का गुणा यू से हो माइनस माइनस प्लस, फिर इसका गुणा जब इससे हुआ तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। ये गलती है, छोटी सी गलती हुई थी हम लोगों से। ये कैसा हुआ पॉजिटिव हो गया, ये क्या हुआ माइनस माइनस माइनस। अब इसको अलग, इसको u भी इधर ही रहने दो, इसको उठाओ इधर कर दो तो ये uf प्लस क्या हो गया fv। अब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में fuv से क्या करने पर भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो ये uv बटे uvf बराबर ये uf बटे ufv प्लस fv बटे fvu। देखो ये uv से uv कट गया, uf से uf कट गया, fv से fv कट गया, बचा क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है, जो कि ये क्या है अवतल दर्पण में FUV में संबंध। क्लियर, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये प्लस मैंने लिख दिया था गलती से। एक बार फिर से हम देख लेंगे शुरू से, चिन्ह परपाटी क्या होता है। चिन्ह परपाटी जो होता है VU क्या होता है F। अवतल दर्पण में चिन्ह परपाटी तीनों में क्या होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में V कैसा होता है पॉजिटिव, U कैसा होता है निगेटिव, लेकिन F कैसा होता है पॉजिटिव। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है m से प्रदर्शित किया जाता है। अगर m कैसा आ जाए, अगर m निगेटिव आ जाए तो वस्तु कैसा होगा वास्तविक होगा, लेकिन m अगर पॉजिटिव आ जाए तो वस्तु कैसा होगा आभासी होगा। ठीक, फिर F और R में संबंध क्या था, जो F होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। क्लियर है, फिर इसके बाद हमारा क्या आया था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा शीशा देखने में, तीसरा आंख दांत नाक की जांच करने में भी डॉक्टर क्या किसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण का पहला
उत्तल दर्पण का पहला जो होता है साइड मिरर, वाहनों में साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट में भी किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे, हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे आपसे। उसमें हमको अब हमारा ये लगभग ये चैप्टर हो गया ख़त्म। उसमें हमको बस कुछ नहीं पढ़ना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है, और दूसरा हमको पढ़ना है क्या नाम है इसके, न्यूमेरिकल। बस न्यूमेरिकल जो कि जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, हम वही न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपका एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होगी। ठीक, और बाकी हम अपने मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।